को लव सिंह चौहान का जोरदार नमस्कार। आज मैं आपके बीच जिस देश की गरिमा को, जिस देश के आदर्श को और जिस देश के संस्कृति का भारतीय संस्कृति से इतना गहरा लगाव है उसको लेकर के आया हूँ। आपको जानने के पश्चात आपको अपने आप पे गर्व होगा, आपको महसूस होगा वो देश का भारत से इतना गहरा लगाव है, फिर वो हमारे अपने हैं, हमारे पूर्वज वहाँ बसे हुए हैं, हमारी संस्कृति वहाँ पे लागू होते हैं, हमारा खून वहाँ बह रहा है, हमारी वहाँ आत्मीयता है। तो आपको देश के बहुत ही गर्व का महसूस होगा। बस आप जानने की कोशिश कीजिएगा। वह देश है इंडोनेशिया। मैं आपको बता दूँ इंडोनेशिया देश का अर्थ क्या होता है। इंडो मतलब होता है भारत और नेशिया मतलब होता है द्वीप, अर्थात भारतीय द्वीप। इंडोनेशिया का अर्थ है भारतीय द्वीप। अब भारतीय द्वीप इसको क्या बोलते हैं आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ रिकॉर्ड मेंटेन है। नंबर 1, अब इंडोनेशिया जो है वो 6000 छोटे बड़े द्वीप से बने हुए हैं। 6000 अर्थात कुछ द्वीप तो इतने छोटे हैं कि वहाँ लोग छोटे मोटे नाव से ही आसानी से जा आ सकते हैं, और जो कुछ बड़े हैं तो में जहाज़ों को सहारा लेकर के आते जाते हैं। 6000 द्वीप हैं इंडोनेशिया में, और 12 करोड़ की आबादी है इंडोनेशिया की, और 57,545 वर्ग मील में फैला है पूरा का पूरा इंडोनेशिया। आप समझ रहे होंगे इंडोनेशिया। अब क्या है, जो वहाँ पे लोग जो लोग द्वीप में लोग जगह जाते हैं एक दूसरे से, वो छोटे मोटे नाव का सहारा लेकर के मूवमेंट कर लेते हैं। अपना सामान उनके पास, उनका सामान यहाँ पे ला करके लेन देन की प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है। अब वहाँ पे जो असल में जो विस्तार हुआ है वहाँ का, तो भारत के लोगों ने उसे खोजा है। इस मिट्टी को भारत के लोगों ने खोजा, इस मिट्टी को भारत के लोगों ने बसाया है, भारत के लोगों ने संबोरा है, अर्थात भारतीय संस्कृति के लोग वहाँ जा करके उसे सजाया, संबोरा है और उसका विकास किया है, और अपने ही वंश परंपरा का विस्तार किया है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इतना ही नहीं, जब भारत का संबंध कुछ समय तक टूटने के कारण गैप हो गया, तो वहाँ पे अरब लोगों ने बड़ी संख्या में आक्रमण कई बार की। आक्रमण के दबाव में आकर के वहाँ के लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। कहते हैं ना कि इस्लाम धर्म ने बड़ी संख्या में इंडोनेशिया में कई बार हमला किया, आक्रमण किया, जिसके कारण वहाँ के इंडोनेशिया के लोगों ने इस्लाम को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। और हम चलते हैं आगे। यदि आप देखें कि इंडोनेशिया के संस्कृति में आज भी भारतीय संस्कृति की छाप बहुत गहरी है, भारतीय संस्कृति की वेशभूषा बहुत गहरी है। वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ का रहन सहन, वहाँ की पूजा पाठ की जो पद्धतियाँ हैं आज भी यदि आप देखें तो बहुत गहरी हैं। लंबे समय तक इस्लामिक परंपरा का आक्रमण होने के पश्चात भी आज भी वहाँ के मंदिर बहुत बड़े स्तर पर हैं, और उन मंदिरों के पश्चात देखने के पश्चात ये मालूम होता है कि इंडोनेशिया में किसी समय में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पर था। इंडोनेशिया हमारा अपना है, हमारे अपने पूर्वज हैं वहाँ, हमारी अपनी वंश परंपरा है वहाँ पे, हमारे अपने लोगों ने खून बहाया है उस देश के विकास के लिए, उस मिट्टी को बसाने के लिए। इतना ही नहीं, ईसा से लगभग 3 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र का कोई राजकुमार वहाँ पहुँचे थे, और छोटे बड़े जो द्वीप हैं उनको नए तरीके से बसाया और विस्तार किया था। कौन? पाटलिपुत्र के राजकुमार। आपको पता है बौद्ध धर्म के बहुत बड़े भिक्षुओं ने इंडोनेशिया में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत बड़े स्तर पर किया है। बौद्ध विहार, बौद्ध शिक्षा पद्धति, बौद्ध धर्म के प्रसारक बहुत बड़े स्तर पर कारीगर पहुँचे हैं वहाँ पे, और इंडोनेशिया में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है। इतना ही नहीं, बौद्ध धर्म से प्रचार से पहले शताब्दियों पहले हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार लंबे समय तक वहाँ पे था। वहाँ के लोग भारतीय भारत के पूर्वज हैं, भारत के ही रहन सहन को फॉलो करने वाले हैं, अर्थात बौद्ध धर्म से पहले शताब्दियों वर्ष पहले धर्म के प्रचार का जो कार्य का काम था वो भारतीय लोग ही करते थे, भारतीय परंपरा के हिसाब से ही हुआ था। यदि मैं बताऊं आपको, इंडोनेशिया के आज भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति से मिलते जुलते हैं। जैसे आज भी वहाँ पे अयोध्या नगर, हस्तिनापुर, तक्षशिला, गांधार, विष्णुलोक, लवपुरी नगर जैसे नाम अभी भी वहाँ पे हैं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि इंडोनेशिया में जो है हमारे पूर्वज रहे हैं, और हमारी संस्कृति के हिसाब से वहाँ पे लोगों को नाम रखा गया। संस्कृति का मतलब ये नहीं होता कि हमारी संस्कृति मतलब होता है कि हमारे संस्कार, हमारे आचरण, हमारी पद्धति मतलब जिस कार्य को हम करते हैं वही कार्य को वहाँ के लोगों ने भी किया है। इससे मालूम होता है कि भारतीयता के लोग वहाँ पे थे। एक बुक है जो लिखी गई है डॉक्टर कुमार स्वामी, जो कि वहीं है, उन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया यूनिट। उसमें उन्होंने इस बुक को पढ़ने के पश्चात आपको स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि इंडोनेशिया जो है वो भारतीयता के लोग ही रहे हैं, भारतीयता के लोगों ने ही वहाँ का विस्तार किया है। वहाँ की परंपरा में, वहाँ के खून में भारतीयों का ही खून बहा है।
आप समझ रहे हैं कितना गहरा संबंध है इंडोनेशिया के साथ भारतीयता का, बहुत गहरा, इतना प्राचीन कि अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया को भारत के लोगों ने ही बसाया है, यहीं के लोगों ने खोजा है, यहीं के लोगों ने संभाला है और भारतीयता के लोगों ने ही उसको विकास के क्रम को आगे बढ़ाया है। इतना गहरा संबंध आप और समझिए। आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ मैं लेकर कहाँ से आया हूँ। पंडित श्री राम शर्मा की बुक है समस्त विश्व को भारत के नाना बरदान, उसमें उन्होंने स्पष्ट अक्षरों में हर देश के बारे में लिखा है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया के बारे में, और भी देशों के बारे में लेकर के आऊँगा, मुझसे आप जुड़े रहिए। और भी देशों के बारे में, भारत के गहरे संबंधों को जानने के लिए आप जुड़े रहेंगे तो आप तक वीडियो तुरंत आ जाएगी। लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरा वीडियो तुरंत आप तक आ सके। हम चलते हैं आगे। वहाँ के जो विशाल भारतीय पूर्वी क्षेत्र में फैला हुआ है वो सब मध्य, आप ये कह सकते हैं जो भारत का पहले पूर्वी क्षेत्र था वो इंडोनेशिया तक फैला हुआ था, और उसके बीच इंडोनेशिया और भारत के बीच जो जितने सारे देश थे वो सब भारत के ही अंग थे, भारत के अपने थे, अर्थात पूरा भारत इंडोनेशिया तक विस्तार फैला हुआ। तो उसके बीच में जो छोटे मोटे देश हैं वो सब के सब भारतीय संस्कृति से मिलते जुलते हैं और भारत से मिलते जुलते हैं। इस्लाम ने लंबे समय तक चीन इंडोनेशिया पर हमला किया, तूफानी आक्रमण किए, कई बार विस्फोटक हमला किए, तबाह करने की कोशिश की, बर्बाद करने की कोशिश की। इसलिए 14वीं शताब्दी में मुसलमान बनने के लिए वहाँ के लोग बाध्य हो गए, मजबूर हो गए। आतताइयों ने उन पर इतना हमला किया कि वहाँ के लोगों ने हमला किया, यहाँ तक कि चीन के लोगों को पर भी इस्लामिक हमला कई बार हुआ है। यहाँ के लोगों को भी अपनी संस्कृति मैं बनाऊंगा एक वीडियो चीन के ऊपर, आप जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो मैं आज इंडोनेशिया के बारे में बात करता हूँ। तो इस्लामिक कंट्रीज़ ने, अरब ने कई बार हमला किया और उसको अपने प्रभाव में ले लिया। इस तरीके से इंडोनेशिया मजबूर हो गया मुस्लिम समुदाय से जुड़ने के लिए, मुस्लिम में बनने के लिए। उससे पहले वो हमारे ही पूर्वज थे। शिव और विष्णु की पूजा मुख्यतः वहाँ की जाती है। भगवान शिव को प्रथम गुरु और विष्णु को द्वितीय भगवान मान करके वहाँ की पूजा करते हैं। कुछ तो ऐसी प्रतिमाएं भी वहाँ मिली हैं जिसमें भगवान शिव और विष्णु दोनों एक साथ देखे गए। वहाँ तो कुछ ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं जो कि विशालकाय मंदिर हैं, विशालकाय और बड़े स्तर पर मंदिर हैं। उनसे स्पष्ट मालूम होता है कि किसी ज़माने में यहाँ पे लोग भगवान की ही पूजा करते हैं, जिस तरीके से भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ की पद्धति अपनाई जाती है। वहाँ पे भी हवन, जप, ध्यान की परंपरा अनादिकाल से प्रचलित रही है। जो इंडोनेशिया के प्रथम शिक्षा मंत्री हुए हैं यासीन, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रामायण उस देश के सांस्कृतिक गरिमा के रूप में मानी गई है। जो शिक्षा मंत्री हुए हैं वहाँ के यासीन, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो रामायण है वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक परंपरा है और सांस्कृतिक गरिमा के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है किसे, रामायण को। इतना ही नहीं, जो महाभारत की संस्कृति है, जो महाभारत के नाट्य हैं, वहाँ पर मुख्य नाट्य परंपरा के रूप में माना जाते हैं। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। मतलब इंडोनेशिया में के लोग रामायण को तो अपना मुख्य नाट्य मानते ही हैं, इसके साथ ही साथ बड़े स्तर पर महाभारत की जो कहानियाँ हैं, जो रियलिटी है, उसको बड़े स्तर पर नाट्य परंपरा के रूप में स्वीकार करके और वहाँ के लोगों को महाभारत की बारे में बताने की पूर्ण कोशिश की। अर्थात रामायण और महाभारत दोनों ही बड़े स्तर पर इंडोनेशिया में प्रचलित थी अनादिकाल से। 11वीं शताब्दी में महाभारत के ऊपर एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था महायुद्ध, जो कि बड़े स्तर पर फेमस हुई है इंडोनेशिया में। 17 सितंबर 1971 में इंडोनेशिया ने एक विश्व में एक सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया था। कब? 7 सितंबर 1971 को इंडोनेशिया ने विश्व स्तरीय सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय रामायण का सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें तकरीबन 10 से ऊपर देशों ने भाग लिया था, 300 कलाकार ने भाग लिया था और 20,000 दर्शक से ऊपर लोगों ने उसको भाग लिया था और एक अद्भुत नाट्य कला को, अद्भुत परंपरा को भारतीय संस्कृति के हिसाब से उसको देखा था और जाना था। रामायण की अद्भुत गाथा को कई देशों ने एक साथ, उसमें भारत भी शामिल था। अब समझ रहे हैं इंडोनेशिया का क्या संबंध है आपके साथ। कौन है इंडोनेशिया? आपका खून है, आपके पूर्वज हैं, आपकी संस्कृति है, आपकी धरोहर है, आपका अपना है। आप घूमने जाइए, उस द्वीप समूह का आनंद लीजिए, प्रकृति के साथ जुड़िए और उनसे अपनापन का लगाव लगाइए और देश समाज को उत्थान में कार्य कीजिए, उनको भी अपना मान करके समाज की भलाई के कार्य में लगिए। इतना ही नहीं, भारत में रामलीला का जो प्रचलन है वो इतने गहरी मात्रा में हुआ है कि भारत में भी रामायण की जो नाट्य कला है वो प्रचलित है। रामायण, महाभारत, दशहरा में छोटे मोटे कार्यक्रम तो होते हैं, लेकिन इंडोनेशिया एक ऐसा यूनिक देश है जहाँ पे रामायण का प्रचार प्रसार कलात्मक रूप से, नाट्य रूप में बहुत बड़े स्तर पर हुआ है।
और नाट्य परंपरा में वो उतने आगे चले गए हैं कि उसने डांस में, नाटक में एक इतना अभिनव, इतना सराहनीय कार्य किया है कि जो प्रशंसा के योग्य है। अर्थात इंडोनेशिया ने रामायण के विस्तार में एक बड़ा ही अद्वितीय काल्पनिक कार्य किया। एक मुझे भी मौका मिला था देव संस्कृति विश्वविद्यालय में इस नाट्य परंपरा को देखने का, जो कि बड़ा ही मनोरम था, बड़ा ही मार्मिक था, बड़ा ही रहस्यमय था और मज़ा आया था। आप भी इंडोनेशिया की संस्कृति के धरोहर को देख सकते हैं। आप सबको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, इंडोनेशिया हमारा अपना है, सारा विश्व का निर्माण हमारा अपना है। और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि और देशों का संबंध हमारे साथ क्या है। बस आप जुड़े रहिए, इंडोनेशिया की संस्कृति को जाना है और आप और देश की संस्कृति को जानेंगे और आप सबको मज़ा आएगा। आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।